पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। बटन मशरूम उत्पादन तकनीक पर एक जानकारी। बीज की खरीदारी करते समय महत्वपूर्ण सावधानियां। गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां व बुआई विधि। किसान भाइयों, यदि आप खेती के साथ साथ अन्य कृषि आधारित व्यवसायों से जुड़ते हैं तभी आप अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं, और ऐसा हमारे बहुत से किसान भाई कर भी रहे हैं। अपनी सुविधा अनुसार वे दुधारू पशुओं का पालन, बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन, रेशम पालन या अन्य कोई और व्यवसाय करते हैं, जिसमें मशरूम का उत्पादन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय साबित हो रहा है। तो आइए मिलते हैं मोहम्मदनगर जिला बरेली के एक मशरूम उत्पादक कृषक जयपाल से और जानते हैं उनसे कि वे बटन मशरूम का उत्पादन किस प्रकार से करते हैं। हम खेती करते हैं मशरूम की, और इसके अलावा धान की और गेहूं की और कुछ आलू की भी और मिर्च की खेती करते हैं। और मशरूम की खेती भी 10-12 साल पहले से लगातार करते हुए चले आ रहे हैं, और इसमें अच्छी प्रॉफिट है। पहले तो थोड़ी से शुरुआत की थी और उसमें अच्छी हमें इनकम मालूम पड़ी, तो हमने फिर धीरे धीरे और बढ़ा दी। शुरू में हमने 30 कुंटल भूसे से शुरू किया था पहले, तो हमें अच्छी उसमें प्राप्ति हुई। फिर हमने दोबारा में फिर 60 कुंटल भूसे से तैयार की, और ऐसी लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। अब तो और 100 कुंटल भूसा गला देते हैं, उसमें तैयार कर रहे हैं। इस साल 120 कुंटल भूसा गलाया है। इसको हम पहले भूसा डालते हैं, अच्छी साफ जगह सफा देखकर उसमें पानी से भिगो देते हैं उसे। फिर उसमें खाद वगैरह जो लगती है वो लगाते हैं। 28वें दिन लगभग फिर तैयार हो जाता है। फिर हम बांस बल्ली से अपना कमरा तैयार करते हैं, फिर उसमें मंजिल बनाकर उस पर लगाते हैं, उसे फिर अंदर डाल देते हैं बेडों पे। बीज तो हम इधर हरियाणा में मुरथल है, वहाँ से लाते हैं। बीज हमें 80-85 रुपये किलो मिलता है। 1 से 1.5 किलो की लगभग हम 1 कुंटल में डालते हैं, 1.5 किलो। फिर इसमें बेड पे डाल के फिर उसके बाद में 1 दिन ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद फिर बीज उस पर बो देते हैं। बीज की मिलाई अच्छी तरह से करते हैं बेड के ऊपर। फिर उसके बाद पेपर से ढक देते हैं उसे। तो पेपर 15 दिन तक लगभग ढका रहने देते हैं, और लगातार उस पर फुब्बारे से पानी लगाते रहते हैं ताकि पेपर सूख ना जाए, ऊपर से सूख ना जाए। फिर ऑटोमेटिक उसमें से जो दाना होता है गेहूं जैसा उस पर कल्चर होता है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें से फफूंदी सी छोड़ता है उसमें से जाला। उसी में से जब 15 दिन बाद लगभग वो उसे बिल्कुल सब पूरे हमारे भूसे में हो जाता है। फिर उसके ऊपर 1 से 1.5 इंची की केसिंग देसी खाद की चढ़ा देते हैं। फिर उसके ऊपर पानी
फुब्बारे से ही लगाते हैं, हल्का हल्का 10-15 दिन तक, फिर मशरूम निकलना शुरू हो जाती है। अक्टूबर से शुरू करके नवंबर तक शुरुआत इसकी चलती रहती है, फिर आखिर जनवरी फरवरी मार्च तक चलती है। फिर मशरूम तुड़ाई करते हैं और बाज़ार में बेचते रहते हैं। तुड़ाई जो बड़ा दाना हो जाता है उसे घुमा करके ही तोड़ते हैं ताकि दूसरी साथ में ना आ जाए। तोड़ते हैं तो फिर उसकी जड़ काट के धुलाई करते हैं। धुलाई करने के बाद में उसे सुखाते हैं 2 घंटे। सुखाने के बाद में हम अपने 200 ग्राम की थैली पैक करते हैं, उसके बाद मंडी भेजते हैं। पिछले साल अच्छा फ़ायदा हुआ था हमें, लगभग 1 लाख की लागत में 2 लाख की लगभग प्राप्ति हुई थी हमें। किसान भाइयों, बटन मशरूम उत्पादन तकनीक पर और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर वेद रतन से। जहाँ तक बटन मशरूम की खेती की बात है कि तो किसान भाइयों आपको पता होगा, मैं बताना चाहूँगा कि जो बटन मशरूम की खेती के लिए जो मौसम चाहिए, जो तापक्रम चाहिए, वो मौसम इस समय बहुत अनुकूल चल रहा है। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बटन मशरूम की खेती करने के लिए इसमें कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कंपोस्ट बनाने में 28 से 30 दिन का समय लगता है। और कंपोस्ट बनाने के लिए जैसे अगर हम 3 कुंटल गेहूं का भूसा लेते हैं, 3 किलोग्राम यूरिया और 9 किलोग्राम DAP, 3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, गेहूं का चोकर 30 किलो, जिप्सम 30 किलो, 10 किलो नीम की खली, 5 किलो सीरा और कुछ कीटनाशी और फफूंदनाशी की आवश्यकता पड़ती है। इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि गेहूं के भूसे को आप 1 फुट सवा फुट मोटा फैला दें और फैलाने के बाद उसको अच्छी तरीके से पानी से खूब अच्छी तरीके से तर कर दें। भूसा भिगोने के 24 घंटे बाद जो हमने आपको उर्वरक बताए हैं इसको आपस में अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद किसी छायादार जगह में थोड़ी सा नम करके इसको गीले बोरी से ढक दें, जिससे कि अच्छी तरह से ये घुल जाए। इसके बाद क्या करें कि अगले 24 घंटे बाद यानी भूसा भिगोने के 48 घंटे बाद यानी 4 दिन हो जाएगा, तो उस दिन जो है इस जो उर्वरक और चोकर को आपने भिगो के रखा है इसको उसमें मिला दें गेहूं के भूसे पर और मिलाने के बाद ढेर बना दें। तो ये ढेर जो होगी ये इसकी पहली ढेर होगी। और ढेर बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो उसके नीचे की चौड़ाई हो वो लगभग 1.5 मीटर और 1.5 से 1.25 मीटर उसकी ऊंचाई रखें। लंबाई जो है निर्भर करती है कि मात्रा कितनी होती है। और ढेर बनाने के बाद एक काम ये करें कि उसके ऊपर जो उसकी रीढ़ सी होती है उस पर 2-3 फीट की दूरी पर 2-3 जो है छेद बना दें वो बांस की सहायता से, जिससे कि उसके अंदर की जो ऊष्मा उसमें निकलेगी, गर्मी जो निकलेगी, तो जो अधिक गर्मी होगी वो निकल जाएगी। और 10वें दिन फिर आपको इसकी पलटाई करनी है। अब इसके बाद 10 के बाद उसमें 3-3 दिन जोड़ते जाइए, तो 10 के बाद 13वें दिन, 16वें दिन, 19वें दिन, 22वें दिन, 25वें दिन और 28वें दिन, इस तरीके से कुल 8 पलटाई आपको करनी पड़ेगी। जब आप 13वें दिन उसको खोलें तो उसमें नीम की खली कूट पीस करके मिला दें और 16वें दिन उसमें जिप्सम जो रखा हुआ था उसको मिला दें। 22वें दिन उसमें जो इसका सीरा हमने बताया था उसको उसमें मिला दें और 25वें दिन उसमें, क्योंकि इसमें बहुत से कीड़े मकोड़े भी हानिकारक पैदा हो जाते हैं, तो किसी कीटनाशी जैसे डाइक्लोरोवास आता है इसको लेकर के जब ढेर को खोलें उसके ऊपर भी मिला दें और फिर ढक दें। तो इसके बाद आप देखेंगे कि 28 से 30 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से जब आप कंपोस्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे यह पाएंगे कि जो कंपोस्ट की मात्रा होती है वो 3 कुंटल भूसे से अगर आपने कंपोस्ट बनाया तो लगभग 6 कुंटल वो कंपोस्ट बनकर तैयार होती है। 2.2 टाइम कंपोस्ट भूसे की मात्रा की बन जाती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो कंपोस्ट बनकर तैयार हो गई है उसको हम पॉलीथीन के बैग में भी भर सकते हैं। और पॉलीथीन का बैग जो है अगर आप 2.5 और 1.5 फीट का लेते हैं यानी 45 × 75 सेंटीमीटर की लेते हैं तो उसमें 8-10 किलो खाद बड़े आराम से आ जाती है कंपोस्ट। और अगर आप रैक में या चहली बना के करना चाहते हैं तो उसके अंदर 1 स्क्वायर फीट में 6 किलोग्राम कंपोस्ट लगती है। तो इस तरीके से जगह आपकी निर्धारित होनी चाहिए, वहाँ पर 7 से 9 इंच की ऊंचाई तक, तो उसमें इस तरह से कंपोस्ट भर दें। और कंपोस्ट भरने के बाद स्पान ले लें। स्पान की मात्रा अच्छा होगा कि 1 कुंटल कंपोस्ट के लिए 1 किलोग्राम बीज की मात्रा ले लें। बीज ले लें, बीज को निकाल लें बाहर, उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे उसको अलग कर लें जिससे कि उसके दाने दाने अलग हो जाएं। कंपोस्ट के ऊपर इस बीज को, जिसको स्पान कहते हैं, इसको मिला देना चाहिए। छिड़कने के बाद इसको उंगलियों के सहारे से
2-3 इंच गहराई तक उसको मिला दें, जिससे कि जो बीज है जब थोड़ा सा कंपोस्ट के अंदर चला जाएगा तो उससे उसके अंदर जो है नमी भी उसको मिलेगी, तापक्रम भी मिलेगा और उसकी फफूंद जो है फैलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद पुराना अखबार ले लें, उसको फार्मेलिन के घोल से शोधित करके उसके ऊपर से ढक दें, जिससे कि उसके नमी का ह्रास ना होने पाए और फसल कक्ष को बंद कर देना चाहिए। अगर कंपोस्ट उसमें थोड़ा सूखती है, न्यूज अखबार सूखता है, तो हल्के से, बहुत हल्के से पानी का छिड़काव कर दें। और इस समय तापक्रम जो होना चाहिए इस बिजाई करने के बाद वो लगभग 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए, जो कि इस समय बहुत अच्छा तापक्रम चल रहा है मशरूम के फफूंद की वृद्धि के लिए। 15 दिन के अंदर ही आपको एक प्रकार की केसिंग सॉइल, जिसे आवरण मृदा कहते हैं, इसमें क्या करना है कि आपको 2-3 साल पुरानी जो सड़ी हुई गोबर की अच्छी खाद ले लें और लेने के बाद उसको जो है किसी गड्ढे या टब में भर दें। भरने के बाद पानी भर दें, रात भर के लिए छोड़ दें, सुबह निकाल कर सुखा के कूट पीस के छान लें। छानने के बाद उसमें जो है फार्मेलिन के घोल से उसको उपचारित कर लें, यानी उसमें मिला करके पॉलीथीन से ढक दें और ढकने के बाद किनारे किनारे पॉलीथीन का सील कर दें। धूप में इस काम को करें और 15 दिन में जब कंपोस्ट में फफूंद फैलकर अच्छी तरह से फैल जाए तो अखबार को हटा करके इस आवरण मृदा की लगभग 1.5 इंच मोटी परत उस कंपोस्ट के ऊपर बिछा देना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है कि बराबर आपको ध्यान देना है कि उसकी जो आवरण मृदा वो सूखने न पाए। बहुत ही सावधानी पूर्वक स्प्रे मशीन से फ्लैट फेनाइल का स्प्रे ले लें, स्प्रेयर, उससे उस पर छिड़काव करते रहें, क्योंकि जो आवरण मृदा है वो सूखनी नहीं चाहिए। इसके 15 दिन बाद आप देखेंगे ये कंडीशन को मेंटेन रखेंगे तो उसके अंदर से प्राइमोडिया, जिसे हम पिनहेड स्टेज कहते हैं, छोटी छोटी सफ़ेद बिंदुनुमा रचना जो केसिंग सॉइल है आवरण मृदा उसके ऊपर दिखाई पड़ने लगती है। इस समय आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि उसमें जो अपेक्षित आर्द्रता है वो 75 से 80% बनाए रहें और नमी उसके अंदर बनाए रहें, तो शुद्ध वायु का आवागमन बना रहे तो मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। और जब बिंदुनुमा अवस्था आती है उसके 1 सप्ताह बाद मशरूम की पहली फ्लस यानी पहली फसल जो है तुड़ाई योग्य तैयार हो जाती है, तो लगभग 1.5 महीने तक फसल निकलती रहती है। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, इसमें है मोती जैसे दाने, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जो फसल और जमीन को देता है सही संतुलन, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज। 50 सालों से भी अधिक विश्वास के साथ सभी फसलों के लिए उपयोगी। जीवनदायी पोटाश का है वरदान, क्योंकि इससे मिले पोटेशियम पौधों में कीड़े मकोड़े एवं बीमारी के दुष्प्रभाव को कम करता है और साथ ही फसल को ज्यादा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता के साथ उपज देता है, यानी लाभ ही लाभ। IPL पोटाश यानी असली पोटाश। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, इसमें है मोती जैसे दाने, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जो फसल और जमीन को देता है सही संतुलन, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज। 50 सालों से भी अधिक विश्वास के साथ सभी फसलों के लिए उपयोगी। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, इसमें है मोती जैसे दाने, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जो फसल और जमीन को देता है सही संतुलन, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज। 50 सालों से भी अधिक विश्वास के साथ सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। किसान भाइयों, इस मौसम में रबी फसलों की बुआई चल रही है। हमारे अनेक किसान भाई इस समय पर खाद, उर्वरक, बीज की व्यवस्था कर बुआई का कार्य कर रहे हैं।
किसी भी फसल का मुख्य आधार बीज ही होते हैं। अगर बीज नकली या निम्न गुणवत्ता के हों तो उनसे अच्छी फसलोत्पादन की आशा कैसे की जा सकती है। परंतु आनन फानन में जो उपलब्ध होता है उसी को हमारे किसान भाई खरीद लाते हैं और प्रयोग करने के बाद पता चलता है कि बीजों का अंकुरण प्रतिशत कम है या पौधों की बढ़वार ठीक से नहीं हो रही है और इस प्रकार वे दुकानदारों द्वारा ठग लिए जाते हैं। अतः बीज खरीदते समय आवश्यक है कि हमारे किसान भाई बीजों के अंकुरण प्रतिशत, अवसान तिथि, क्षेत्र विशेष के अनुरूप प्रजातियों का चयन आदि को ध्यान में रखकर किसी विश्वसनीय संस्था से ही बीज खरीदें। तो किसान भाइयों, बीज खरीदते समय आवश्यक सावधानियां क्या-क्या रखें, इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के डॉक्टर के सिंह। देखिए किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि खेती में महत्वपूर्ण निवेश बीज है। यदि आपने सही बीज, अगर अच्छा बीज अपने खेत में बुआई कर लिया तो आप लगभग 20% की उपज आप स्वयं बढ़ा देते हैं। यदि बीज में समस्या है, बीज अगर सही नहीं है तो आपकी 20 से 25% उपज प्रभावित हो जाती है। तो इस 20 से 25% उपज जो प्रभावित हो, इससे बचने के लिए आपको करना क्या है किसान भाइयों, इससे बचाव करने के लिए कि आप जब भी बीज लें, किसी भी बीज लें तो आप देखते समय उसमें सावधानी ये रखें कि कोई भी फसल हो कि बीज ऐसा चयनित करें कि बीज क्षेत्रवार संस्तुत होना चाहिए, चाहे वह गेहूं हो, चाहे मसूर हो, चाहे सरसों हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रजातियां ऐसी जो कभी क्षेत्र के लिए संस्तुत नहीं की गई हैं, हमारे किसान भाई अज्ञानतावश या भूल बस उसकी बुआई कर देते हैं, तो उससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे बचाव करने के पहला बिंदु आता है कि आप क्षेत्रवार संस्तुत प्रजाति का ही चयन करें। दूसरा, जब बीज आप ले देते हैं, बीज विश्वसनीय संस्थान या स्रोत से ही बीज की प्राप्ति करें। इसके साथ साथ जब बीज आप जहां से ले रहे हैं, किसी भी संस्थान से ले रहे हैं, चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्थान हो, तो बीज खरीदते समय जिस श्रेणी का बीज ले रहे हैं, श्रेणी का मतलब होता है कि चाहे प्रजनक बीज हो या आधार बीज हो या प्रमाणित बीज हो, उस श्रेणी का निर्धारण अवश्य होना चाहिए। आप यह देख लें जिस श्रेणी का बीज खरीद रहे हैं उस श्रेणी का बीज है या नहीं, उसके पहचान के लिए किसान भाई यह होता है कि जब आप बीज खरीदे जाते हैं तो जैसे आप देखते हैं कि प्रजनक बीज है तो उसका जो बैग होता है उसके ऊपर जो टैग लगा जो है वह सुनहरे पीले रंग का होता है। इसके साथ साथ जो आधार बीज, जैसे फाउंडेशन सीड हमारा किसान कहता है, इसका जो बीज होता है में आप ध्यान रखें जो इस पर टैग लगा होता है, जो इसमें सारी सूचनाएं लिखी होती हैं, वह सफ़ेद कलर का होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा प्रमाणित बीज जो बहुत आयत किसानों को मिलता है, प्रमाणित बीज यदि आप ले रहे हैं तो आप देखें कि उस पर जो टैग लगा हुआ है उस पर वह टैग का रंग नीले कलर का होना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों, आप जब जिस समय आप बीज लें जिस संस्थान से, उस बीज को आपने तो यह निश्चित कर लिया इस श्रेणी का है, उसके साथ साथ उस खरीदते समय, लेते समय उससे उचित जो आपका जो बिल होता है, रसीद होती है, वह उसकी प्राप्ति अवश्य कर लें, क्योंकि वह रसीद की प्राप्ति ही बताती है कि जिस श्रेणी का बीज आपने, जिस फसल का बीज लिया है, अब वह बीज उसी श्रेणी का है। इस सावधानी को बीज खरीदते समय लें। और साथ ही साथ आप बुआई कर रहे हैं, महीने वाइज जो बुआई कर रहे हैं, आप जिस महीने में बुआई कर रहे हैं, यह भी ध्यान रखें कि क्या वह बीज, वह प्रजाति उस महीने के लिए उपयुक्त है या नहीं। ये भी इस बात का भी निर्धारण करता है। जैसे हमारा जो नवंबर का महीना गेहूं की जब बुआई करते हैं तो यह भी ध्यान रखें कि नवंबर के महीने में जो गेहूं आपके बोने की प्रजाति जो बताई जाती है उसका ही चयन करें। जैसे गेहूं की जब बुआई करते हैं तो उसकी उम्र नवंबर के महीने वाले के 140-150 दिन होती है, ऐसी ही प्रजातियों का ही आप चयन करें। इसके अलावा आप कम उम्र की प्रजातियों का चयन न करें। यदि दिसंबर माह में बुआई करते हैं तो दिसंबर माह में जो गेहूं की बुआई की जाती है उसकी उम्र 110 से 125 दिन होनी चाहिए, ऐसी प्रजाति का चयन करें। हमारा वेस्टर्न यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसके लिए जो प्रजातियां स्वीकृत की गई हैं उसमें हैं SD 2967, PBW 621, SD 2851, SD 2894, PBW 550, DBW 17, PBW 502। ये प्रजातियां जो हैं आपका नवंबर महीने के लिए बुआई के लिए है। इसी तरह जो हमारा किसान दिसंबर महीने में गेहूं की बुआई करता है, जिनकी हमने बताया भी उम्र 110 से 125 दिन होती है, उसमें PBW 590, DBW 16, आपका WR 544, WH 1021। इसके अलावा एक प्रजाति PBW 509 भी है। तो हमने जो बताया कि बीज का चयन करते समय उसकी प्रजाति का निर्धारण, उसका क्षेत्रवार संस्तुति के आधार पर प्रजाति का चयन करें। साथ ही साथ जो आप बीज ले रहे हैं उसकी पक्की रसीद लेने का ध्यान अवश्य दें। प्रदेश में रबी फसल गेहूं का बहुत बड़ा भूभाग है और इसकी बुआई अगेती, मध्यम, विलंब तथा अति विलंब की दशा में किसान भाई करते हैं। तो जैसा कि अब समय से बुआई करने वाली किस्मों की बुआई का समय चल रहा है,
ऐसे में यह अति आवश्यक है कि आप उपयुक्त प्रजातियों का चयन कर बुआई करें और बुआई करते समय वैज्ञानिक मापदंडों का अनुपालन करें। परंतु क्या है गेहूं की बुआई के संस्तुत मानक? इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं बरेली के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर तेजवीर सिंह तेवतिया। किसान भाइयों को मैं एक दो चीज़ें गेहूं के बारे में बहुत ज़रूरी हैं जो वो बताना चाहूँगा। बुआई का समय आ गया है और इस वक्त ये उचित समय है। सबसे पहली ज़रूरत है कि अपनी मिट्टी के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से प्रजाति का उचित का चयन करें। ये समय अगेती बुआई का है, चाहे वो DBW 17 है या हमारी दूसरी वैरायटीज़ हैं 621 है, तो उनकी बुआई 25 नवंबर तक सामान्यतया कर लेनी चाहिए और विलंबतम 30 नवंबर तक कर लेनी चाहिए। उचित गुणवत्ता वाले 85% या उससे अधिक अंकुरण क्षमता वाले सही प्रजातियों के स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। सामान्य समय पर बुआई करने पर सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशा में बीज दर 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। विलंब से बुआई की परिस्थिति में बीज दर थोड़ा बढ़ाकर 150 से 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर दें। बीजोपचार के लिए वाइटावैक्स 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। और साथ ही एक चीज़ जो सबसे अब इम्पोर्टेंट होती जा रही है वो है बायो पेस्टिसाइड्स और बायोटिक एजेंट्स का प्रयोग, कल्चर्स का प्रयोग, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि वो फॉस्फेटिका और एजिटोबैक्टर का प्रयोग जब वो बुआई कर रहे हों तो बीज में ट्रीटमेंट के तौर पर अगर कर देंगे तो ये बेहद फ़ायदेमंद होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात आती है इसमें खेत की तैयारी। रोटावेटर के साथ अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 जुताई हैरो से और 2 कल्टीवेटर से करनी बहुत ज़रूरी है। और जुताई के समय ही अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 15 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर मिला सकें तो ये बहुत ही लाभकारी साबित होगी। इसके बाद में किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि मिट्टी की जांच जरूर कराएं और ये देख कर के कि उनकी मिट्टी का वर्तमान स्तर क्या है उसके हिसाब से अपनी डोज तय करें। यहाँ सामान्यतया DAP और NPK का प्रचलन ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से 80 किलोग्राम के आसपास पोटाश, 125-30 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया, पोटाश का इस्तेमाल उचित होगा। जिंक सल्फेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी सामान्य संस्तुति की जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के समय ही देना चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा का आधा भाग पहली सिंचाई पर एवं शेष आधा भाग बाली आने से पूर्व टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल को देना चाहिए। जो यहाँ के लिए संस्तुत प्रजातियाँ हैं उन्हीं का प्रयोग करें और 15 नवंबर से 30 नवंबर तक अगेती प्रजातियों की बुआई करें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि लाइन से सोइंग करें। बुआई की विधि बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसका और इसी से ये उत्पादकता इसकी 5 से 10% आसानी से बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र है, ख़ास तौर से जो पोटैशिक और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं उनका प्लेसमेंट सही हो जाता है और वो जड़ों को आसानी से और समय से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद में इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है कि जो खरपतवार है, गेहूं का मामा, इसकी बहुत शिकायत होती है। किसान भाइयों, रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलिन दवा 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इससे आपकी फसल 30 से 40 दिनों की अवस्था तक खरपतवार मुक्त रहेगी। इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन सभी प्रैक्टिसेस का है और अगर इनमें समयबद्धता नहीं रखी जाती है तो इसका नुकसान होने की संभावना रहती है। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है
कुरावली मैनपुरी के समंत कुमार ने। आपने मधुमक्खियों की देखरेख पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि का महीना है तो इस समय हमें मधुमक्खी पालकों के लिए एक तरह से हमारे सीजन की जो है ये शुरुआत होती है। और इसमें क्योंकि अभी कुछ फसलें, जो मुख्य फसलें जैसे तोड़िया है, ये शुरू होने वाला है, सरसों कुछ समय के बाद आने वाली है, तो हम लोग अपने मोनवंशों को अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें आने वाले सीजन को, ताकि हम लोग ठीक प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकें, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमें सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि पहले अपने बक्सों को आप बिल्कुल माइट फ्री करें। जो 3 तरह के माइट हमारी कॉलोनी में होते हैं उनको आप पहले ये देख लें कि हमारे बक्सों में माइट का प्रकोप तो नहीं है। यदि वेरवा का प्रकोप है तो वेरवा का ट्रीटमेंट करें, यदि ट्रोपिलेप्स क्लेरी का प्रकोप वो करें, और यदि अकेरेपिस वुडी है तो उसका उपचार करें। ये तीनों माइट्स का आप सीजन शुरू होने से पहले उपचार कर लें, क्योंकि वो दवाएं फिर आप जब हनी फ्लो शुरू हो जाता है उसके बाद दवा देना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसका असर हमारे सेहत में भी आ सकता है और निर्यात में उसका फ़र्क पड़ता है। तो किसान भाइयों, अभी से आप अपने मोनवंशों की तरफ पूरा निरीक्षण करके उसमें देखें क्या है। एक बार उनकी सफाई ज़रूर कर लें, तलपट की आग जला करके, बक्सा उल्टा करके, या जो सिलेंडर का बर्नर होता है उसकी सहायता से उनकी सिकाई एक बार जरूर करें, तो उसमें वैक्समोथ वगैरह का कोई कीड़ा होगा या कोई और वायरस होगा वो ख़त्म हो जाते हैं। उसका उपचार करने के उपरांत यदि छत्ते आपने स्टोर किए हैं, छत्ते मैं किसान भाइयों के कुछ किसान भाई हमारे सल्फास लगा करके छत्ते रखते, जो नहीं करना चाहिए, तो सल्फास का प्रयोग बिल्कुल ना करें। उसकी जगह आप पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये एक रसायन होता है चीनी की तरह का, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है बाज़ार में, पैराडाइक्लोरोबेंजीन PDB। तो छत्ते जब आप स्टोर करते हैं तो PDB का प्रयोग करें, और उसके बाद वो सुरक्षित होते हैं। 2 दिन आप धूप लगाएं, हल्की पेड़ के नीचे उनको सुखाएं, और उसके बाद वापस अपने मोनवंशों में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये देखें आपके बक्सा, आपका छत्ते उतने रखें जितनी उसमें मक्खी हो, जितने कवर किए हुए हों, बाकी स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद माइट्स का, तीनों माइट का आपने उपचार कर लिया। उपचार करने के बाद आप जो है उनको अच्छे, जिस एरिया में फ्लोरा स्टार्ट होने वाला हो, जहाँ पे यूकेलिप्टस या तोड़िया मिक्स क्रॉप आने वाली हो, वो ज़रा अच्छा रहता है। खाली यूकेलिप्टस में क्या होता है, अगर खाली यूकेलिप्टस में आप रखेंगे तो पोलन वहाँ से नहीं मिल पाएगा और ब्रीडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। हनी तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। खाली आप तोड़िया में रखेंगे तो वहाँ पोलन आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन नेक्टर उतना फ्लो में नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसे बेल्ट का चयन करें जहाँ पे यूकेलिप्टस और आपका तोड़िया या सरसों दोनों चीज़ें हों। तो ऐसी बेल्ट चयन करके वहाँ माइग्रेट करें, और माइग्रेशन के उपरांत आप ओवरडोज कभी ना दें। जो भी आप दवाइयों की डोज देते हैं वो बिल्कुल जो रिकमेंडेड होती है, सही मात्रा में दवाइयों का प्रयोग करें। और उसके बाद अपने मोनवंशों को शक्तिशाली रखें, क्योंकि नवंबर का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा एक शुरुआत हो जाती है सीजन की, सरसों आ जाती है। तो उसके बाद आप जो है, आप अगर स्वस्थ रखेंगे अपने मोनवंशों को तो निश्चित रूप से अधिक शहद उत्पादन प्राप्त करेंगे, मोनवंशों की संख्या अधिक बढ़ा सकेंगे, जिससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, यदि आपके मोनवंश शक्तिशाली हैं तो उनका विभाजन कर सकते हैं। इस समय सर्वोत्तम समय है विभाजन करने का, क्योंकि इस समय थोड़ा थोड़ा नेक्टर भी आने लगा है और बाहर से पोलन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो यदि आपके सुपर लगे हैं मोनवंशों के ऊपर तो आप उनका विभाजन कर सकते हैं। विभाजन का ये अच्छा समय है, मीटिंग होती है क्वींस की, वो बहुत अच्छी मीटिंग होती है। अच्छा 8 या 10 फ्रेम का विभाजन करें, शक्तिशाली रखें अपने उसको, तो उसमें रानी अच्छी बनेगी, अच्छे उसके अंडे देने की क्षमता ज़्यादा होगी। और उसमें जब विभाजन करेंगे आप तो रॉयल जेली जो प्रोडक्शन करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, नर्स बीज होती हैं, वो ज़्यादा मात्रा में होंगी, तो रॉयल जेली उसको ज़्यादा खिलाएंगी तो आपकी रानी मधुमक्खी निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता की पैदा होगी। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखे इस पते पर। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512, या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।